डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे कि पूरे वर्ल्ड को जोड़ने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन 19th सेंचुरी वर्ल्ड, कि टेक्नोलॉजी का जो वर्ल्ड का टेक्नोलॉजी था 19th सेंचुरी में, इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा। अब इस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत हम देखेंगे कि क्या क्या जो मुख्य निर्माण थे जिसके फलस्वरूप पूरे वर्ल्ड के जो कंट्रीज हैं उसको आपस में इंटरलिंक होने में, आपस में जुड़ने में सहयोग प्रदान किया। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि फास्ट गति से चलने वाले जो ट्रांसपोर्ट हैं, जैसे रेलवे हैं, स्टीम शिप हैं, एरोप्लेन्स हैं, इसके द्वारा एक देश से दूसरे देश तक सामान कुछ समय में ही, कुछ घंटे में ही पहुंचा दिया जाता है, जिसमें पहले महीनों लगते थे सामान को पहुंचाने में। अब उससे कई गुने अधिक सामान कुछ दिनों में ही पहुंचा दिया जाता है। इसके अतिरिक्त जो मैसेजेस होते थे उसे सेंड करने में लंबा टाइम लगता था, लेकिन अब पेजर के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, मोबाइल फ़ोन के द्वारा हम विश्व के किसी कोने में चाहें तो क्षण भर में ही हम बात कर सकते हैं, अपने मैसेज को सेंड कर सकते हैं और वहां से रिप्लाई को रिसीव कर सकते हैं। यही कारण है कि आज अमेरिका में बैठे हुए इंडस्ट्रियलिस्ट वो भारत में अपने इंडस्ट्रीज को चला रहे हैं, क्योंकि उन्हें जो भी मैसेज लेना है या सेंड करना है वह क्विक हो जाता है, तुरंत ही हो जाता है या आदान प्रदान। लेकिन इसी काम में पहले फिजिकली आना पड़ता था, जो कि काफ़ी कठिन काम था। नाउ स्टार्ट। टेक्नोलॉजी और न्यू इन्वेंशंस लाइक रेलवेज, steamships and the telegraph had a great impact on the transformation of 19th century world। जो न्यू टेक्नोलॉजी में रेलवे है, स्टीमशिप्स हैं, टेलीग्राफ है, ये सब, इन सबों का जो है बहुत अधिक प्रभाव रहा 19th सेंचुरी में जो पूरे वर्ल्ड को जोड़ने में। एज ए रिजल्ट फास्टर रेलवे, लाइटर वैगन्स एंड larger ships help to move food more cheaply and quickly from far away farms in America, Australia और न्यूजीलैंड to final markets of Europe। अब क्या है कि जो फास्टर गति से चलने वाले हैं, जो रेलवे हैं, वैगन्स हैं, लार्ज शिप हैं, वे फार्म से जो ये गुड्स, फूड ग्रेन्स जो तैयार होते हैं उसे मार्केट में आसानी से भेजा जा सकता है, कम समय में कम कीमत पर आसानी से भेजा जाता है। सेकंड देखेंगे रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन मीट ट्रांसपोर्टेशन। मीट ट्रांसपोर्टेशन में टेक्नोलॉजी का क्या योगदान रहा। द डेवलपमेंट ऑफ refrigerated ship greatly helped to transport the perishable food items over long distances. Frozen meat was exported from America, Australia, New Zealand to different European countries. This decreased the price of meat in European market, and meat, sometimes butter and eggs, became a daily diet for the poor. This better living condition created social peace within the country and support for imperialism in the colonies। अब टेक्नोलॉजी का मीट ट्रांसपोर्ट में क्या योगदान रहा, इसके बारे में हम देखेंगे कि जो रेफ्रिजरेटेड शिप का निर्माण हुआ, इसके द्वारा फ्रोजन मीट जो है वह कम समय में चीप रेट पर, यानी सस्ते रेट पर विश्व के एक कोने से दूसरे कोने में आसानी से भेजा जा सकता है। जैसे अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, ये सारे जो फ्रोजन मीट हैं वे दुनिया के हर कोने में और ख़ास करके यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज में वे आसानी से भेज सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो बटर है, एग्स हैं, इसे भी भेजा जाता है।
इसके कारण यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज़ के जो पुअर पीपल हैं वे भी अब आसानी से सस्ते दामों पर मीट, एग ये सब जो अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं, जिससे उनका लिविंग कंडीशन, उनका जो हेल्थ, इस सब में इम्प्रूवमेंट आया। विद इन द कंट्री द सपोर्ट फॉर इम्पेरियलिज्म इन द कॉलोनीज, और इस सब के कारण क्या है, देश में शांति हुई, सोशल पीस आया और इम्पेरियलिज्म में सपोर्ट आया। नेक्स्ट हम देखें कॉलोनियलिज्म इन द लेट 19th सेंचुरी। अब क्या है, इस सब फायदे के अतिरिक्त अब देश अधिक से अधिक अपने कॉलोनीज की स्थापना में लग गए, अपने फिजिकल पावर को, अपनी आर्मीज को स्ट्रॉन्ग किया और दूसरे देश पर अधिकार करना शुरू किया, ताकि वे वहाँ से अनडेवलप्ड कंट्रीज से रॉ मटेरियल प्राप्त कर सके और वहाँ पर लार्ज मार्केट उन्हें आसानी से मिल सके। ट्रेड फ्लोरिश्ड and markets expanded in the late 19th century. The European conquest at the time led many painful economic, social and ecological changes in the colonized countries. Britain, France, Germany, Belgium and later USA became powerful colonial powers. अब देखें कि जो मार्केट का एक्सपेंड करना, जब ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद गुड्स का निर्माण बहुत ज़्यादा होने लगा, तो उन्हें लार्ज मार्केट चाहिए और लार्ज अमाउंट में उन्हें रॉ मटेरियल्स चाहिए। इसके लिए जो विश्व के पावरफुल और डेवलप्ड कंट्रीज थे, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम और यूएसए, ये सभी जो है जो अनडेवलप्ड कंट्रीज थे, पुअर कंट्रीज थे, वहाँ पर पहले ट्रेड के द्वारा पहुँचे और उसे अपना कॉलोनी बना लिया अपने पावर के बल पर, और इस प्रकार से वहाँ से रॉ मटेरियल का दोहन करने लगे और उन्हें अपने सामान बेचने का वह देश जो है एक लार्ज मार्केट के रूप में प्राप्त हो गया। फॉर एग्जांपल, जैसे आप देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में स्थापित हुई। ये ट्रेडिंग के लिए आए थे, लेकिन धीरे धीरे यहाँ की राजनीतिक अस्थिरता से लाभ उठाकर यहाँ के ये शासक बन गए, इसको अपना कॉलोनी बना लिया। अब यहाँ से वे धन भी प्राप्त करते थे और इसे अपने मार्केट के रूप में इसे प्रयोग करने लगे, और साथ ही साथ यहाँ से रॉ मटेरियल जो यहाँ से ले जाकर इंग्लैंड पहुँचाते थे। अब है कॉलोनियलिज्म इन, ये तो हो गया। अब देखेंगे कोलोनाइजेशन इन अफ्रीका। अब अफ्रीका में देखेंगे कि कोलोनाइजेशन किस प्रकार से हुआ। अफ्रीका भी एक पुअर कंट्री था, अनडेवलप्ड कंट्री था, इसीलिए हम देखेंगे कि किस प्रकार से आसानी से जो यूरोपियन कंट्रीज हैं अफ्रीका को ही कॉलोनी बना लिया। इन अफ्रीका अ फास्ट स्प्रेडिंग डिजीज ऑफ कैटल प्लेग or render pest destroyed a large number of cattle in 1890. The disease spread like forest fire in whole of the Africa and killed 90% of the cattle. In the late 19th century, European came to Africa to establish plantation and mines. अब देखेंगे कि अफ्रीका में जब वहाँ पर 1819 में जानवरों का एक प्लेग फैला, जिसको रिंडर पेस्ट कहा जाता है, प्लेग फैला, तो उस प्लेग के कारण वहाँ के 90% कैटल्स जो थे, कैटल्स मवेशी जैसे गाय भैंस, ये सारे वे मर गए। इसके फलस्वरूप वहाँ की आर्थिक स्थिति जो है बिल्कुल ही ख़राब हो गई। वहाँ के लोगों का मुख्य जो आय का स्रोत था वह कैटल रियरिंग, अब वह कैटल ही जब मर गया, कैटल के द्वारा ही वे अपने फूड अर्न करते थे, तो कैटल्स के मर जाने के बाद वे पूरी तरह से जो है भुखमरी के कगार पर आ गए।
ऐसे ही समय में 19th सेंचुरी में यूरोपियन कंट्री अफ्रीका में प्लांटेशन और माइंस के लिए वहाँ पर पहुँचे। अब देखिए पहुँचा है किस लिए, प्लांटेशन वर्क और माइनिंग के लिए पहुँचे, यह दिखाने के लिए कि वे उनके लिए हेल्पफुल हैं, वे उनको हेल्प करना चाहते हैं, उनको डेवलप करना चाहते हैं। लेकिन देखेंगे वहाँ की भी राजनीतिक अस्थिरता, गरीबी और वहाँ के कमज़ोर शासक का लाभ उठाकर किस प्रकार से पूरे अफ्रीका पर ही उन्होंने अपना अधिकार कर दिया। इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया, इंडिया से जो इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेट हुआ इसके बारे में देखेंगे। इंडेंचर्ड लेबर मीन्स अ बॉन्डेड लेबर अंडर कॉन्ट्रैक्ट टू वर्क फॉर एन एम्प्लॉयर फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम टू पे ऑफ हिज पैसेज टू अ न्यू कंट्री और होम। अब इंडेंचर लेबर क्या है, यह एक बॉन्डेड लेबर होता है जिसमें पहले ही बॉन्ड कर दिया जाता है कि कितने पैसे में कितने घंटे तक वे काम करेंगे और वे अपने कंट्री या विदेशों में भी वे काम पर भेजे जा सकते हैं। इस शर्त के साथ उनसे जो है साइन लिया जाता था और उन्हें विदेशों में काम पर भेजा जाता था। तो इस प्रकार के जो वर्कर्स होते थे, लेबरर्स होते थे, इसको इंडेंचर्ड लेबर कहा जाता है। इन 19th century, lakhs of Indian and Chinese laborers went to work on plantation, in mines and in different construction project around the world. इसी के फलस्वरूप 19th सेंचुरी में लाखों भारतीय और चाइनीज़ जो आप देख रहे हैं, चाइनीज़ बहुत ही पुअर कंट्री था और कमज़ोर कंट्री था। आपको मालूम होगा कि 1894-95 में जापान जैसे छोटे से देश ने चाइना में ही पराजित किया था और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भुखमरी थी। इसी कारण से बहुत सारे इंडियंस और चाइनीज लेबरर्स जो हैं वे प्लांटेशन वर्क के लिए और माइंस में वर्क करने के लिए वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज में भेजे गए। मोस्ट इंडियन इंडेंचर्ड वर्कर्स केम फ्रॉम द प्रेजेंट डे रीजन्स ऑफ ईस्ट उत्तर प्रदेश, बिहार, सेंट्रल इंडिया एंड तमिलनाडु, सेंट्रल इंडिया एंड तमिलनाडु। ये जो इंडेंचर्ड लेबर्स थे वे मुख्यतः कहाँ से आते थे, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश से, बिहार से, सेंट्रल इंडिया से, तमिलनाडु से। इन मिड 19th century these regions of India experienced many social changes like cottage industries declined, land rents rose, and lands were cleared for mines and plantation. All these forced the poor to migrate in search of work. अब क्या है कि 19th सेंचुरी में जो आपने देखा कि डिफरेंट स्टेट से, जो इंडिया के डिफरेंट स्टेट से पीपल इंडेंचर्ड लेबर्स के रूप में दूसरे कंट्री में जाते थे वर्क करने के। तो इसका मुख्य कारण क्या था, क्योंकि उस समय तक जो सोशल चेंजेज आए थे, कॉटेज इंडस्ट्रीज जो थी वे बंद हो रहे थे। क्यों बंद हो रहे थे, क्योंकि जो ये ईस्ट इंडिया कंपनीज वे स्पेनिश, फ्रांस और पोर्तुगीज़ और ब्रिटेन, इस सब के जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे ये काफ़ी डेवलप थे और इससे कम्पीट नहीं कर पाए, इसलिए छोटे छोटे जो कॉटेज इंडस्ट्रीज भारत के थे वे बंद होने लगे। जो लैंडलॉर्ड्स थे वह रेंट हाई कर दिया और जो लैंड्स को क्लियर करने लगा माइंस एंड प्लांटेशन के लिए, माइनिंग के लिए और प्लांटेशन वर्क के लिए लैंड को क्लियर किया जाने लगा। इस सभी कारण से जो फार्मिंग में इन्वॉल्व थे पुअर पीपल, अब वे मजबूर हो गए अपने जीवन यापन के लिए माइग्रेट करने के लिए, और इंडिया में उतना ज़्यादा वर्क था नहीं। इसी कारण से ये वर्क की तलाश में दूसरे देश में गए। इवन आपने पढ़ा होगा
कि श्रीलंका में गए थे, जो इंडियन तमिल्स थे श्रीलंका गए थे, यूरोप के अनेक कंट्रीज़ में भेजे गए थे और वहाँ पर जो वर्क किया वहीं पर वे बस भी गए, अपने फैमिली के साथ वे सेटल्ड हो गए। ओके।